subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you get all the latest updates. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। और प्रोनाउन की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे इट की, और इट के साथ एसोसिएटेड दो और वर्ड्स हैं, इट्स और इट्स विद एन अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो हम देखते हैं आज की इन तीनों के यूजेजेस क्या हैं और खासकर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इनके ऊपर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, बट एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इट को समझने से पहले हम एक बार ये टेबल रिवाइज कर लेते हैं। ओके, देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में हमारे पास क्या है, आई एंड वी, जिसमें आई सिंगुलर है और आई का ही प्लूरल क्या है, वी। मी एंड अस ऑब्जेक्टिव केस है और माई और आर क्या होते हैं, पोजेसिव केस। सेकेंड पर्सन में यू सब्जेक्टिव केस है, जो सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी योर है और जो पोजेसिव केस है वो भी क्या होता है, योर होता है। अब थर्ड पर्सन में ही मैस्कुलिन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन है, शी फेमिनिन यानी कि फीमेल के लिए सिंगुलर प्रोनाउन है, और इट जिसका आज हम यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और पोजेसिव केस हिज, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर एंड पोजेसिव केस हर्स, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट एंड पोजेसिव केस इट्स, और दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, और ये प्लूरल किसका है, ही का भी प्लूरल दे, शी का भी प्लूरल दे और इट का भी प्लूरल दे। तो आज के लिए हमारे समझने की बात क्या है कि इट का प्लूरल क्या होगा, दे होगा। अब ऑब्जेक्टिव केस में इट का मतलब सिंगुलर फॉर्म में इट यूज होता है, बट ऑब्जेक्टिव केस में अगर प्लूरल हो तो हम क्या यूज करते हैं, देम, और पोजेसिव केस इट्स, और प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं, देयर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इट्स जो है दिस इज विदाउट अपोस्ट्रोफे। तो हम लेक्चर के जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड करेगा तो हम देखते हैं कि इट्स और विद एन अपोस्ट्रोफे जो हम इट्स लिखते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आप समझिए कि आज हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन इट पे, जो सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट यूज होता है, और पोजेसिव केस में क्या यूज होता है, इट्स। और अलग से एक वर्ड हमारे पास क्या आया, इट्स। तो आज के इस टॉपिक में आज की इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए अब हम इट के यूजेस देखते हैं। तो इट का सबसे पहला यूज हमें क्या कहता है, दैट इट इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड इन्फेंट्स। ठीक है, यानी कि अगर मुझे किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसी एनिमल के लिए, किसी इंसेक्ट या इन्फेंट के लिए कोई प्रोनाउन यूज करना है, माने मुझे इनको रिप्लेस करना है, ठीक है, तो मैं वहां पर कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगी, इट यूज करूंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, द बेबी इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री। ओके, तो हम यहां पर इट किसके लिए यूज कर रहे हैं, बेबी के लिए, इन्फेंट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम वहां पर यूज करते हैं इन्फेंट के लिए वेयर जेंडर इज नॉट नोन। ओके, ध्यान रखना है कि अगर जेंडर हमें सेंटेंस से पता नहीं लग रहा, हम तभी इट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अब मैंने जैसे सेंटेंस में अगर हमें सेंटेंस से या पैराग्राफ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है, तब हम उसके अकॉर्डिंग ही या शी प्रोनाउन का यूज करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम कैसे यूज करते हैं, I have a car, it is white in color, it is white in color। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कार एक नॉन लिविंग थिंग के लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, इट यूज कर रही हूँ। ओके, सो ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए। अब हम एनिमल्स के लिए देखते हैं। ठीक है, जैसे he has a goat, it is golden in color। ठीक है, he has a goat, it is golden in color, या it has brown hair। ओके, तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इट को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं,
गॉट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक एनिमल है। यहाँ पर कार हमारी नॉन लिविंग थिंग हो गई, और बेबी यहाँ पर क्या हो गया, इन्फेंट, जिसका जेंडर हमें सेंटेंस से पता नहीं लग रहा। इसी तरीके से हमारे को सेंटेंसेस क्या देखने मिल जाएंगे इंसेक्ट्स के लिए, जैसे देयर वाज अ सेंटिपिड इन गार्डन, इट वाज डेड। ठीक है, अब कान खजूरा मिल गया गार्डन में, इट वॉज डेड। तो यहाँ पर सेंटिपिड क्या है, एक इंसेक्ट है, और मैं उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज़ कर रही हूँ, इट यूज़ कर रही हूँ। तो इट का हम सबसे पहला यूज़ क्या देखते हैं कि ये प्रोनाउन यूज़ होता है किन किन के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए और इन्फेंट्स के लिए, जहाँ हमें सेंटेंस से उस इन्फेंट का जेंडर पता ना लग रहा हो। ओके, सेकंड यूज हम क्या देखते हैं इट का, इट इज़ यूज टू मेंशन डे, डेट, टाइम एंड ईयर। यानी कि हमें कहीं पर डे बताना है, दिन बताना है, समय बताना है, डेट बतानी है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स देखे हैं, इट इज़ फ्राइडे, इट वॉज संडे, इट इज़ 5 o'clock। ठीक है ना, it was April 2020 when she came into my life। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि हम क्या शो कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं डे, टाइम, वे ईयर हो गया। तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इट को यूज़ कर रहे हैं, क्या मेंशन करने के लिए, डे, डेट, टाइम या ईयर को मेंशन करने के लिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ हम इट का क्या देखते हैं, दैट इट इज़ यूज्ड एज अ डमी सब्जेक्ट। अब डमी से आप क्या मतलब समझते हैं, डमी क्या होती है, डमी होती है फेक, नॉट रियल, है ना, फेक, जो रियल ना हो। जैसे हम शोरूम्स में देखते हैं कि बाहर डमी ने क्लोथ्स पहने होते हैं, या आप मोबाइल शोरूम पे जाते हैं तो वहाँ पर डमी मोबाइल सेट रखे होते हैं, सो दे आर नॉट रियल, बट तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि ये तो डमी सेट है। ठीक है, तो इट हमारा क्या यूज़ होता है इंग्लिश ग्रामर में, डमी सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। जैसे अब अभी हमने सेंटेंसेस देखे, इट वॉज फ्राइडे, व्हेन वी फर्स्ट मेट, हम इसी सेंटेंस को लेते हैं, इट वॉज फ्राइडे व्हेन वी फर्स्ट मेट। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम पहली बार शुक्रवार को मिले थे, तो मेरा मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट इट है, बट मेरा मेन रियल सब्जेक्ट क्या है, फ्राइडे है, कि वी मेट ऑन फ्राइडे। ठीक है ना, मैं टाइम बताना चाह रही हूँ, मेरा मेन जो सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है, वो क्या है, फ्राइडे, लेकिन उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, इट से रिप्लेस कर दिया। और एक तरीके का सेंटेंस देखिए, it was he who killed his friend। अब इस सेंटेंस में मुझे क्या कहना है, he killed his friend, लेकिन मैंने क्या कहा, it was he who killed his friend। तो अब मेरा रियल सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, he, लेकिन मेरा डमी सब्जेक्ट क्या है, it। और एज अ डमी सब्जेक्ट ये क्या कर रहा है, ये रियल सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये रियल सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है, दबाव डाल रहा है कि ये है जिसने अपने दोस्त को मारा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एज अ डमी सब्जेक्ट या तो ये रियल सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है या इंट्रोड्यूस करता है, और क्या करता है, एम्फेसाइज करता है। ठीक है, एज अ डमी सब्जेक्ट इट रियल सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, इंट्रोड्यूस भी करता है या एम्फेसाइज करता है। जैसे हमने इस सब्जेक्ट में देखा, इट इज ही हु किल्ड हिज फ्रेंड, इट वॉज शी हु स्पोक अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, या मैं कहूं इट वॉज स्नेहा
हु स्पोक अगेंस्ट करप्शन। अब मैं बताना चाह रही हूँ कि वो स्नेहा है जो करप्शन के अगेंस्ट बोली, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, एम्फेसाइज कर रही हूँ, दबाव डाल रही हूँ इस चीज़ के ऊपर कि करप्शन के अगेंस्ट बोलने वाली जो लड़की थी वो कौन थी, स्नेहा थी। तो मेरे रियल सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, इट यूज़ किया, ठीक है। तो हम इट को एज अ डमी सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जो डमी सब्जेक्ट का क्या पर्पज़ है, क्या फंक्शन है इसका सेंटेंस में, ये रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। इट इज़ फ्राइडे, ठीक है। तो इट इज़ ही हु किल्ड हिज फ्रेंड। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, एम्फेसाइज कर रही हूँ, ओके। कि हमने यहाँ पर इट का एज अ डमी सब्जेक्ट फंक्शन समझा। अब इसी से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर निकालते हैं सो दैट हमें उसको रट्टा नहीं मारना पड़े। देखो तो मेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या निकल रही है यहाँ पर, इट के साथ में क्या यूज़ कर रही हूँ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद अगर मैंने स्नेहा को रिप्लेस किया है, स्नेहा मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं उसको सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन कौन से केस में यूज़ करूँगी, सब्जेक्टिव केस में। तो प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा, सब्जेक्टिव केस। तो हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ से क्या बनेगी, इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, अगर यहाँ पर प्रोनाउन है तो। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनसे हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इट वॉज हिम हु केम टू मीट मी, ठीक है। हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, इट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो हिम क्या है, हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी, ही। इट वॉज ही हु केम टू मीट मी, कि ही केम टू मीट मी। मेरा सेंटेंस क्या है, मेरे सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो मुझे मिलने आया, और मैं एम्फेसाइज करने के लिए क्या कह रही हूँ, इट वॉज ही, ये वो था जो मुझसे मिलने आया। तो यहाँ पर एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आपको लगा मिलता है, ठीक है। हम यहाँ पर इट को सब्जेक्ट मानते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस को अप्रूव कर देते हैं, जो गलत है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इट जो है यहाँ पर एक डमी सब्जेक्ट है, तो रियल सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, इट वॉज ही हु केम टू मीट मी। अब अगला सेंटेंस देखिए, इट वर दे हु कमिटेड द क्राइम, ओके। अब इट वर दे, हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कह रही है, इट के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, बट यहाँ पर तो दे है। अब दे तो प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, तो हम वर लगाएंगे या वॉज लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक समझने की बात ये है दैट हमारा डमी सब्जेक्ट क्या है, इट है। तो इट डमी सब्जेक्ट है, तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि डमी सब्जेक्ट जो हम इट को यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, सिंगुलर है। तो इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि यहाँ पर मेरा जो प्रोनाउन है या नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। मुझे ये हेल्पिंग वर्ब इट के अकॉर्डिंग लगानी है। अब इट तो इन एनी कंडीशन सिंगुलर ही रहेगा, तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज क्या सी आएगी, सिंगुलर आएगी। आपको यहाँ पर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन को देख के कंफ्यूज नहीं होना, ऑलवेज इट के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गए, इट वॉज दे हु कमिटेड द क्राइम, ओके। अब अगला सेंटेंस क्या कहता है, इट वर देम। अब यहाँ पर इट के बाद वॉज और ये ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया, ये भी गलत है। अगेन इट वॉज दे। अब तीसरे और चौथे सेंटेंस में देखिए, इट वर दे हु वर फाउंड एट द क्राइम सीन। अब यहाँ पर तो हमने कह दिया भाई वॉज आएगा, ठीक है, इट वॉज दे हु वर फाउंड एट द क्राइम सीन। अब ये सेंटेंस क्या करेक्ट है, यस, क्योंकि अब हम ये जो वर लगा रहे हैं वो हमने लगाया है दे के अकॉर्डिंग। तो एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारी क्या निकल के आ रही है, ये वैसे हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं, बट एक बार ये फिर से हमारा रिवाइज हो गया दैट इट के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस या नाउन है तो नाउन। बट अगर यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, अब हु क्या है, यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमारी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इट के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लगा चुके हैं। तो अगर हमारा यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर हमारा ये प्रोनाउन प्लूरल है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी, प्लूरल होगी, यानी सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल। या अगर मेरा सेंटेंस है इट वॉज ही, तो मैं लिखूंगी हु वॉज। अगर इट वॉज दे, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, वर लिखूंगी, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद बोथ दी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स।
कि इट के बाद हम प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इट के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा और ऑलवेज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा। और अगर इसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आती है तो फॉलोइंग हेल्पिंग वर्ब हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दो हेल्पिंग वर्ब देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे सिंगुलर आनी है, कहाँ पर प्लूरल आनी है, बट लॉजिक क्लियर है। क्या लॉजिक क्लियर है कि डमी सब्जेक्ट इट है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उसके बाद क्या लगा दी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब यहाँ पर बात हुई मेरे मेन सब्जेक्ट की, जो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। अब ये प्रोनाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। ओके, सो ये अब हम बात करते हैं इट्स की। ठीक है, तो हमने टेबल में क्या देखा था, इट्स क्या है, इट इज़ थर्ड पर्सन। ये बार बार लिखने का मतलब, बार बार रिपीट करने का पर्पज़ एक ही है कि आपको ये याद हो जाए। थर्ड पर्सन सिंगुलर पोजेसिव केस। थर्ड पर्सन सिंगुलर पोजेसिव केस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट्स यूज़ करते हैं। यानी कि जहाँ पर भी मैं इट यूज़ करती थी एज प्रोनाउन, कहाँ पर, एनिमल्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जहां पर इनके लिए प्रोनाउन इट यूज होगा, इन्हीं का पॉसेसिव केस क्या यूज होगा, इट्स यूज होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैमल इज फेमस फॉर इट्स हम्प। अब देखिए यहाँ पर कैमल क्या हो गया, मेरा एनिमल हो गया, और इट्स हम्प, इसका हम पॉसेसिव केस लगा रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, माई कार इज नॉट वर्किंग, देयर इज सम प्रॉब्लम विद इट्स इंजन। ठीक है, अब मैं क्या बात कर रही हूँ, अपनी कार की। ठीक है, सो देयर इज सम प्रॉब्लम विद इट्स इंजन। इसका इंजन, किसका इंजन, कार का। तो कार नॉन लिविंग थिंग हो गई। ठीक है, इट इज नॉट वर्किंग, आई हैव अ कार, इट इज नॉट वर्किंग, देयर इज सम प्रॉब्लम विद इट्स इंजन। हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, इन्फेंट्स, ठीक है, द बेबी कांट मूव इट्स लिम्स। एक और, तो अब यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, बेबी, एक इन्फेंट जिसका मुझे जेंडर नहीं पता, तो इसके पॉसेसिव केस के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, इट्स को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो हम एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इन्फेंट्स या इंसेक्ट्स के लिए अगर पॉसेसिव केस अगर हमें लगाना होगा, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। अब पॉसेसिव केस के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसमें बहुत डिटेल में हमने ये समझा था कि पॉसेसिव केस जो होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी का, के और की होता है। ठीक है, कैमल इज़ फेमस फॉर इट्स हम्प, उसके हम्प, उसके कुबड़। ठीक है, माई कार इज़ नॉट वर्किंग, देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद इट्स इंजन, इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, द बेबी कैन नॉट मूव इट्स लिम्स, बेबी अपने जो लिम्स हैं वो मूव नहीं कर सकता। तो हम क्या देख रहे हैं कि का, के, की इसके अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड होता है, इसीलिए पॉसेसिव केस जब हम लिखते हैं तो वो हमेशा इट्स लिखते हैं, उसमें हम अपोस्ट्रोफे कभी भी नहीं लगाते। ठीक है, तो अगर आपको सेंटेंस में ये समझ में आ रहा है कि हम पोजेशन की, रिलेशन की बात कर रहे हैं, और कि मतलब किसी चीज़ को पोजेस किया हुआ है, वो उसकी है, उसका कुबड़, उसका इंजन, आप समझ रहे हैं। सो इन दैट केस हम इट्स यूज करेंगे विदाउट एन अपोस्ट्रोफे। अब बात रही इट्स की, जिसमें वी सी एन अपोस्ट्रोफे। ठीक है, कि इट के बाद देयर इज एन अपोस्ट्रोफे एस। तो ये क्या है, ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज की, या इट वॉज की, या इट हैज़ की। जब हमारे सेंटेंस में मुझे इट इज़ लिखना है, या इट वॉज लिखना है, या इट हैज़ लिखना है, उनको शॉर्ट करने के लिए हम क्या लिख देते हैं, इट्स लिख देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, इट इज़ नाइस हियर। ओके, तो हम क्या, कैसे लिख सकते हैं इसको, इट्स नाइस हियर। इट्स रेनिंग, it's been cold here.
अब यहाँ पर देखिए, अब मैं लिख रही हूँ इट्स बीन कोल्ड हियर, तो क्या यहाँ पर इट इज़ बीन कोल्ड हियर है या इट वॉज बीन कोल्ड हियर है? नो, यहाँ पर इट्स का क्या मतलब है? इट हैज़ बीन कोल्ड हियर। क्या देख रहे हैं कि इट्स और इट्स ये दोनों दो एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनके अलग अलग यूजेज हैं, ठीक है। जहाँ इट्स थर्ड पर्सन पोजेसिव केस प्रोनाउन है, वहीं पर ये जो इट्स है ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? इट इज़ की, इट वॉज की या इट हैज़ की। आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर से बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये इट इज़ है या इट वॉज है, ठीक है। जैसे इट्स नाइस हियर का मतलब हम समझ रहे हैं कि इट इज़ नाइस हियर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इट्स रेनिंग, तो ये भी क्या है? इट इज़ रेनिंग। इट्स बीन कोल्ड हियर, तो हमें यहाँ बीन से क्या पता लग रहा है कि ये इज़ या वॉज तो हो नहीं सकता, तो ये क्या है? इट हैज़ बीन कोल्ड हियर। ओके, तो आई होप आपको इट, इट्स और इट्स के तीनों के फंक्शंस, इन तीनों में डिफरेंसेस बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। चलिए इन सारे रूल्स को रिवाइज करने के लिए हम एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इट्स नॉट फेयर टू जज अ मैन बाय हिज अपीयरेंस। ओके, तो हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं? इट्स। अब ये हमारा इट्स क्या है? पोजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं? इट इज़ नॉट फेयर, तो हम यहाँ पर इट्स नहीं विद एन अपोस्ट्रोफे इट्स यूज करेंगे। सेंटेंस क्या कह रहा है? इट इज़ नॉट फेयर टू जज अ मैन। ओके, हमें सेंटेंस में देखना है कि क्या यहाँ पर किसी तरीके की पोजेशन की बात हुई है या नहीं हुई है। अब यहाँ पर हमें कोई पोजेशन नहीं दिखाई दे रहा, रादर हमें साफ दिख रहा है कि हम बात करें कि इट इज़ नॉट फेयर। ओके, तो हम यहाँ पर विद एन अपोस्ट्रोफे इट्स लगाएंगे। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, दैट इज इट्स नेम। इट्स नेम, अब यहाँ पर नेम हमें क्या बता रहा है कि ये उसका नाम है, उसका पोजेशन की बात हो गई, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफे का कोई काम नहीं है और हम विदाउट एन अपोस्ट्रोफे इट्स लगाएंगे। दैट इज इट्स नेम। ओके, उसका नाम है, वो उसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, द बेबी इज नॉट मूविंग इट्स लिम्स। अब यहाँ पर हम इट्स लगा रहे हैं विदाउट एन अपोस्ट्रोफे, इट्स लिम्स, उसकी टांगे, ठीक है। तो इज इट करेक्ट और रॉन्ग? ये हमारा करेक्ट है, देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस, क्योंकि ये क्या है? पोजेसिव केस है और पोजेसिव केस में हम अपोस्ट्रोफे नहीं लगाते हैं। ओके, अब चौथा क्वेश्चन देखिए, द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट्स। अब इस सेंटेंस को देखिए, द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स। कॉलेज होल्ड कर रहा है किसके लिए? अपने स्टूडेंट्स के लिए। मेरा सब्जेक्ट क्या है? कॉलेज, सिंगुलर, उसका पोजेसिव केस प्लूरल कैसे आ जाएगा? दियर क्या है? दियर थर्ड पर्सन पोजेसिव केस में प्लूरल है, ठीक, पर कॉलेज है सिंगुलर, तो उसका पोजेसिव केस भी क्या आएगा? सिंगुलर, तो हम क्या लगाएंगे? इट्स स्टूडेंट्स। द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर इट्स स्टूडेंट्स, बिकॉज कॉलेज क्या है? सिंगुलर, तो इसका जो पोजेसिव केस आएगा वो भी क्या आएगा? अपनी सिंगुलर फॉर्म में आएगा। हमें स्टूडेंट्स को देख के यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, और ये एरर हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव 2 बुक्स ऑन ग्रामर, आई गेव इट टू माई सिस्टर। अगेन आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं, सो आई गेव इट। अगर मैं कहूँ आई हैव अ बुक ऑन ग्रामर, आई गेव इट टू माई सिस्टर, की एक किताब है वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दी। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है? बुक्स प्लूरल में है और मैं उसके लिए लगा रही हूँ यहाँ पर प्रोनाउन में, यहाँ बुक्स को रिप्लेस करने के लिए तो लगा रही हूँ। तो 2 बुक्स हैं तो मैं उनके लिए प्लूरल लगाऊंगी और इट का प्लूरल क्या होता है? दे, और हम यहाँ पर आई गेव इट, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऑब्जेक्टिव केस लगाऊंगी और ऑब्जेक्टिव केस दे का क्या होता है? देम। सो आई हैव 2 बुक्स ऑन ग्रामर, आई गेव देम टू माई सिस्टर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक दियर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। अब इस सेंटेंस को भी ध्यान से देखिए, द रूलिंग पार्टी हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट है, स्टूड फॉर द बिल, कि रूलिंग पार्टी ने, ठीक है, अपना स्टैंड ले लिया बिल के लिए, एंड वॉज रेडी टू स्टेक, अब वो अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस स्टेक करने के लिए तैयार है। कौन? पार्टी। पार्टी क्या है? सिंगुलर, तो मैं यहाँ पर दियर प्लूरल क्यों लगा रही हूँ? तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? इट्स। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर मैं विदाउट अपोस्ट्रोफे यूज़ करूँगी या विद एन अपोस्ट्रोफे? मैं यहाँ पर विदाउट एन अपोस्ट्रोफे यूज़ करूँगी, बिकॉज यहाँ पर पोजेसिव केस की बात हो रही है। इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस आई माई सेल्फ लुक इन टू इट।
अब क्वेश्चन क्या कहता है, थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव, चीज़ें नहीं सुधरेंगी अनलेस आई माई सेल्फ लुक इन टू इट। अब मैं यहाँ इट से किसकी बात कर रही हूँ, चीज़ों की, जो क्या है, प्लूरल। सो अनलेस आई माई सेल्फ लुक इन टू देम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हम दे नहीं लगाएंगे, देम लगाएंगे। अगर यहाँ पर होता सिचुएशन विल नॉट इम्प्रूव तो हम क्या यूज़ करते, इट यूज़ करते। सिचुएशन विल नॉट इम्प्रूव अनलेस आई माई सेल्फ लुक इन टू इट, क्योंकि सिचुएशन क्या हो जाता हमारा, सिंगुलर हो जाता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। अब ऑडियंस क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन पे मैंने एक पूरी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पूरी वीडियो डाली हुई है, आपने अगर नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिए। हम बात कर रहे हैं एक कलेक्टिव नाउन की। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन के लिए वैसे हम सिंगुलर हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन, बट जब हम उनके मेंबर्स की डिवाइडेड सेंस में बात करते हैं तब हम उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। सो द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स नहीं होगा, इन दियर सीट्स होगा, क्योंकि मैं ऑडियंस के मेंबर्स की बात कर रही हूँ, हर कोई अपनी अपनी सीट पे बैठेगा। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन दियर सीट्स। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है एंड यू लाइक्ड द लेक्चर। सो प्लीज़ इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।